नमस्कार स्टूडेंट्स आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना, घनत्व के बारे में पढ़ने वाले हैं। और इसके अलावा जो है घनत्व के अलावा जो है हम मापन की शुद्धता, है ना, और इसके अलावा जो है दूरी समय ग्राफ के बारे में भी इस वीडियो में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। इससे पहले जो है हमने जो है मापन की जो है पद्धतियाँ, है ना, मापन की जो है हम देखे थे, मापन के बारे में देखे थे, जिसमें क्षेत्रफल के बारे में देखे थे, ठीक है ना। समझ में आया ना, क्षेत्रफल क्या होता है उनके बारे में पढ़े थे। उसके अलावा जो है क्षेत्रफल के अलावा जो है हम और जो है क्रियाकलाप देखे थे, ठीक है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं घनत्व के बारे में, ठीक है ना। तो घनत्व क्या होता है चलिए समझते हैं यहाँ पर, है ना। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि सबसे पहले उदाहरण के रूप में हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, एक जो है यहाँ पर एक सघन वन दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? सघन वन। और दूसरा जो है विरल वन, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, अगर कोई जो है सघन वन है, इसका मतलब क्या है? सघन वन है, इसका मतलब जो है यहाँ पर जो है बहुत अधिक क्या होंगे? पेड़ पौधे होंगे, बहुत ज़्यादा जो है पेड़ होंगे, ठीक है ना, पेड़ पौधे होंगे। सघन वन है तो बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे। मतलब इनके जो है प्रत्येक जो इकाई की बात करेगा, अगर हम इकाई जगह की बात करें, है ना, इकाई क्षेत्रफल की बात करें, तो इनके इकाई क्षेत्रफल में क्या होंगे? पेड़ों की संख्या जो है क्या होंगे? अधिक होंगे, ठीक है। जबकि ये वाला जो विरल वन है, इसमें जो है इनके इकाई क्षेत्रफल में क्या होगी? पेड़ों की संख्या क्या होगी? कम होगी। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है, देखिए यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा जो है क्या होंगे? यहाँ पर पेड़ ही पेड़ है, यहाँ पर एक यहाँ पर है, फिर बीच खाली है, फिर यहाँ पर है, ऐसा, ठीक है ना। तो यदि क्या होता है, तो इस प्रकार से क्या होता है यहाँ पर यदि हम समझते हैं, तो यहाँ पर देखिए, समझिए क्या होगा कि जिस चित्र, जो पहला जो चित्र है, जैसे कि ये वाला चित्र है ना, ये वाला, तो ये वाला जो पहला जो चित्र है, इसमें आप देखिए, इसमें जो पेड़ जो है वो जो है सघन वन होने के कारण से बहुत पास पास में है। और पास पास में होने के कारण से जो है इनके प्रति इकाई क्षेत्रफल में, है ना, प्रति इकाई क्षेत्रफल में पेड़ों की संख्या क्या होती है? अधिक होती है। और जबकि जो विरल वन जो है ना, जो विरल वन जो है उसमें क्या होती है? प्रति इकाई क्षेत्रफल में वनों की संख्या क्या होती है? कम होती है। ओके, समझ में आ रहा है ना। तो इसी से जो है हम घनत्व का जो है क्या करते हैं? अनुमान लगाते हैं ना, घनत्व ज्ञात करते हैं, ठीक है। घनत्व क्या करते हैं? ज्ञात करते हैं। मतलब किसी चीज़ में जो है, कोई चीज़ जो है कितना ज़्यादा जो है घना है, ये जो है क्या कहलाता है? उसका घनत्व कहलाता है। मतलब घनत्व कैसे ज्ञात करते हैं? देखिए, जैसे कि यहाँ पर समझिए, यहाँ पर जो है, यहाँ से समझिए, है ना, मैं समझा रहा हूँ, आप जो है ध्यान दीजिएगा। कि जैसे कि मान लीजिए कोई पदार्थ है, ठीक है ना, कोई पदार्थ है, ये जो पदार्थ है ना। अब आप जानते हैं कि कोई भी पदार्थ है क्या होता है? पदार्थ जो है किससे मिलकर के बने होते हैं? पदार्थ जो है अणुओं से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है ना। तो एक पदार्थ है जिसमें अणु जो है क्या है? उनके अणु जो है बहुत ज़्यादा क्या है? पास पास में। ये जो उनके जो कण जो है ना, वो क्या है? बहुत ज़्यादा पास पास में है, ठीक है। ओके, समझ में आया। और एक जो दूसरा जो पदार्थ है, इसमें इनके कण जो है क्या है? दूर दूर में, कोई यहाँ पर है, कोई यहाँ पर है, ऐसा दूर दूर में, ठीक है ना। तो यदि हम देखते हैं तो ये वाला जो पदार्थ है, इनके कण जो है क्या है? बहुत पास पास में है, ठीक है। और दूसरा जो कण है, इनके कण जो है क्या है? थोड़े दूर दूर में है। तो इससे जो है क्या प्रभाव पड़ता है? इससे जो है प्रभाव ये पड़ता है कि यदि मान लीजिए ये कण है, तो कण के क्या होंगे? द्रव्यमान भी होंगे ना। और इसमें भी कण है, इनके कणों में भी क्या होंगे? द्रव्यमान होंगे। तो यदि कण पास पास में हैं तो उनके द्रव्यमान क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। और यदि कण जो है दूर दूर में हैं तो उनके द्रव्यमान क्या होंगे? उनके द्रव्यमान जो है कम होंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो पदार्थ जो है ना, जो पदार्थ हैं जिनके कण क्या होते हैं? जिनके कण जो है बहुत ज़्यादा जो है पास पास में होते हैं, जिनमें कणों की संख्या क्या होती है? अधिक होती है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पदार्थ है, इनके इकाई आयतन में, है ना, इनके जो है इकाई आयतन में कणों की संख्या जो है क्या होता है? इकाई आयतन में कणों की संख्या ज़्यादा होती है। और इसके साथ साथ जो है ये इनके जो कण जो होते हैं, उनका द्रव्यमान भी क्या होता है? उनका द्रव्यमान जो है भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होते हैं। तो भिन्न भिन्न कहने का मतलब क्या है? कि यहाँ पर जो है कण जो है बहुत पास पास में है और बहुत ज़्यादा है, इस कारण से इनका द्रव्यमान क्या होगा?
ज़्यादा होगा और इनका द्रव्यमान क्या होगा, कम होगा। ठीक है ना। इससे हमको ये पता चलता है कि इनका घनत्व क्या है, ज़्यादा है, इनका घनत्व क्या है, कम है। तो चलिए समझते हैं यहाँ पर घनत्व को। घनत्व बराबर क्या होता है यहाँ पर समझते हैं। किसी पदार्थ के इकाई आयतन के द्रव्यमान को उस पदार्थ को क्या बोलते हैं, घनत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घनत्व। किसी पदार्थ के इकाई आयतन के द्रव्यमान को उस पदार्थ को क्या बोलते हैं, घनत्व बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये एक बड़ा सा क्या है, ये एक पदार्थ का टुकड़ा है। ठीक है ना। ये एक पदार्थ है, इस पदार्थ का हम छोटा सा इकाई टुकड़ा लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर छोटा सा इकाई टुकड़ा लेते हैं जिसकी आयतन कितनी है, इकाई आयतन है ना। तो किसी पदार्थ के इकाई आयतन के द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। मतलब ये जो इकाई आयतन इस पदार्थ का ले रहे हैं ना, इनका जो है जितना द्रव्यमान होगा उसे ही हम क्या बोलेंगे, इस पदार्थ का, ये जो पदार्थ है इनका क्या बोलते हैं, हम घनत्व कहते हैं। मतलब किसी पदार्थ के इकाई आयतन के द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। ओके, समझ में आया। अब ये जो है इकाई आयतन का जो है, इकाई आयतन के द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। अब इकाई आयतन का द्रव्यमान किसका होगा, वो जो कण है उन्हीं के होंगे ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इनके इकाई आयतन में जो है कणों की संख्या क्या है, कणों की संख्या जितनी है और जितना उनका द्रव्यमान है वही क्या है, वही जो है इस पदार्थ का क्या है, घनत्व है ना। मतलब इकाई आयतन के द्रव्यमान को जो है उस पदार्थ को क्या बोलते हैं, घनत्व बोलते हैं। ओके, अब हम घनत्व निकालते कैसे हैं, देखिए घनत्व को जो है, हम घनत्व को दर्शाते हैं डी से। किससे दर्शाते हैं, कैपिटल डी से। डी मतलब होता है डेंसिटी। ओके, और जो घनत्व का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है किलोग्राम प्रति घन मीटर। क्या होता है, किलोग्राम प्रति घन मीटर। ओके, और इसको हम निकालते कैसे हैं, तो चलिए हम लोग जो है इसका सूत्र देखते हैं। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। क्या होता है, आयतन। यदि किसी पदार्थ का आपको जो है द्रव्यमान मालूम हो और आयतन मालूम हो तो आप क्या ज्ञात कर सकते हैं, आप जो है उनका घनत्व ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो घनत्व बराबर क्या हुआ, घनत्व बराबर जो है द्रव्यमान बटा आयतन। ओके, द्रव्यमान को m से दर्शाते हैं, m मतलब मास, और आयतन को जो v से दर्शाते हैं, है ना। ओके, वॉल्यूम। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम, इस कारण से इसको v लिखते हैं। ठीक है, समझ गए। अब जैसे कि उदाहरण के रूप में देखिए, ये तो समझ गए कि अब घनत्व क्या होता है कि किसी पदार्थ के इकाई आयतन के, किसी पदार्थ के इकाई आयतन के द्रव्यमान को क्या बोलते हैं, उस पदार्थ का घनत्व बोलते हैं। ये समझ गए। घनत्व निकालते कैसे हैं ये जान लिए, सूत्र जान लिए। यदि किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान जो है ना, आपको द्रव्यमान पता हो और आयतन पता हो, तो ऐसा जो है आप घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन, ऐसा करके आप निकाल सकते हैं उनका मान। ठीक है ना, घनत्व निकाल सकते हैं। अब उदाहरण समझिए यहाँ पर, जैसे कि आपका जो है, यदि हम बात करते हैं, है ना, यदि हम बात करते हैं तो आप देखे होंगे जैसे कि ये है, ये जो है क्या है, जैसे कि हम सबसे पहले देखते हैं जल। क्या देखते हैं हम, जो है जल को देखे होंगे आप। जल जो है 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस के रूप में। तो जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले जो है क्या है, पानी है। ये पानी है मान लीजिए, है ना, पानी है। उसके बाद जो है पानी का आयतन इतना है अभी, है ना, ये पानी है। उसके बाद ये क्या है, पानी से बना, ये जो है, रुक जाइए थोड़ा सा, है ना, उसके बाद समझिएगा, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है ना। ये मान लीजिए ये क्या है, ये बर्फ़ है। क्या है, बर्फ़। बर्फ़ से बना क्या, पानी बना। और पानी को यदि हम और क्या करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये जो है वाष्प बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वाष्प, और गैस के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। ये जो है क्या है, भाप है। मान लीजिए क्या है, ये जो है भाप है। ओके, अब आप देखेंगे कि जो बर्फ़ जो रहता है, बर्फ़ का घनत्व क्या होता है, पानी से कम होता है। इनके कण थोड़े से दूर दूर में होते हैं। पानी में जो है, जो पानी के जो कण जो है ना, जल के कण जो है पानी में जो है बहुत पास पास में होते हैं। उसके बाद जो भाप जो होता है, भाप में तो और जो है क्या होता है, बहुत ज़्यादा दूर दूर में होते हैं। समझ में आया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो बर्फ़ जो है ना, बर्फ़ का घनत्व पानी से क्या होता है, कम होता है। इसी कारण से बर्फ़ जो है पानी के ऊपर जो है क्या करती है, तैरती है, घनत्व के कारण से ही। समझ में आ रहा है ना। मतलब ये है कि बर्फ़ में जो पानी के जो कण हैं, है ना, बर्फ़ में पानी के जो कण जो हैं वो क्या होते हैं, वो थोड़े से दूर दूर में होते हैं। जल के कण जो हैं किसकी तुलना में, पानी की तुलना में।
और उसके बाद जो है यदि हम भाप की बात करें तो भाप का तो मतलब गैस के रूप में परिवर्तित हो चुकी है। तो जो पानी के जो कण जो होते हैं, जल के कण जो है ना, जो अणु जो होते हैं वो और क्या होते हैं, दूर दूर में होते हैं। किसकी तुलना में? पानी की तुलना में, है ना, पानी की अवस्था की तुलना में। और बर्फ़ की तुलना में क्या होते हैं, ये जो है बहुत ज़्यादा दूर दूर में होते हैं। ओके, इसका मतलब यह है कि पानी का घनत्व तो इसमें क्या है, सबसे अधिक है। उसके बाद फिर बर्फ़ का, उसके बाद फिर भाप का। मतलब जो अगर कोई वस्तु जैसे मान लीजिए ठोस है, क्या है, ठोस है, ये तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा अपवाद टाइप का हो गया है ना। और यदि हम जैसे बात करते हैं कोई वस्तु ठोस है, क्या है, ठोस है, तो ठोस का घनत्व क्या होगा, अधिक होगा। ठोस के बाद जो है द्रव का घनत्व अधिक होगा। उसके बाद जो है गैस का घनत्व क्या होगा, अधिक होगा। मतलब यहाँ पर देखते हैं यदि तो सबसे अधिक जो है घनत्व किनका होगा, ठोस का होगा, फिर द्रव का होगा, फिर किनका होगा, गैस का होगा। ओके, समझ गए? यहाँ तक समझ गए होंगे आप। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि कुछ हम जो है तुलना करके देखते हैं। अलग अलग जो है आप क्या करेंगे, गुटके लेंगे अलग अलग चीज़ों का, जैसे कि लकड़ी का ले लिए, लोहा का ले लिए, एल्यूमिनियम के ले लिए, रबर का ले लिए। अब सब का जो है हम तुलना करके देखते हैं कौन जो पदार्थ है किनका घनत्व अधिक है, किनका द्रव्यमान अधिक है। तो आप देखेंगे कि लोहा जो है, लोहे का कण जो है क्या होते हैं, लोहे का जो है घनत्व अधिक होता है। इनके कण बहुत पास पास में होते हैं, इनका द्रव्यमान अधिक होता है। इस कारण से जो है लोहा, इनका क्या होगा, ये जो लोहा का जो गुटका है इनका जो है क्या होगा, द्रव्यमान भी अधिक होगा और घनत्व भी क्या होगा, अधिक होगा। उसके बाद जो है, उसके बाद हम देखते हैं एल्यूमिनियम का होगा, उसके बाद फिर लकड़ी का होगा, उसके बाद फिर रबर का। समझ गए? तो इसको जो है हम कैसे तुलना कर पाएँ, क्योंकि इनके कण और इनके द्रव्यमान के अनुसार हम क्या कर लेते हैं, इनको जो है इनकी जो है हम तुलना करके हम जान सकते हैं ना कि किनका जो है घनत्व जो है ना, किसकी अपेक्षा जो है अधिक है या फिर कम है, ये हम जान सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? इसके बाद जो है हम आगे पढ़ते हैं मापन की शुद्धता। तो मापन की शुद्धता कहने का मतलब ये क्या है कि अगर हम किसी भी चीज़ को माप रहे हैं तो माप रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमको जो है शुद्ध मापन की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है? शुद्ध मापन की आवश्यकता पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि हम दैनिक जीवन में बहुत सारी चीज़ों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, या फिर जो है कई प्रकार का हम प्रयोग करते हैं। तो उसके लिए हमको जो है एकदम शुद्ध जो है मापन की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि मान लीजिए आप दर्जी के पास जा रहे हैं कपड़ा सिलवाने के लिए, है ना, और दर्जी यदि मापन जो है आपके कपड़े का मापन जो है सही ढंग से नहीं कर पाया है, या फिर आपके शरीर का मापन जो है सही ढंग से नहीं कर पाया है, तो क्या कर देगा, वो जो है कपड़े को या तो टाइट कर देगा या फिर ढीला कर देगा, है ना। तो इस प्रकार से जो है हम देखते हैं, तो कई प्रकार का जो है कई उदाहरण हमारे सामने हैं, है ना, जिसमें हमको जो है मापन की एकदम शुद्ध मापन की आवश्यकता पड़ती है। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है बुक में, है ना। जैसे कि यहाँ पर दिया है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के युग में शुद्ध और यथार्थ मापन की नितांत आवश्यकता है ना। तो अभी जिस हिसाब से जो है वैज्ञानिक युग है ना, तो यहाँ पर जो है प्रौद्योगिकी में और बहुत सारी चीज़ों में है ना निर्माण कार्य होता है, तो उसमें हमको जो है एकदम शुद्ध मापन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, और यदि हम मापन नहीं कर पाते हैं तो उस स्थिति में बहुत जो है हमको जो है क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। ठीक है ना। जैसे कि देखिए इंजीनियरिंग और वैज्ञानिक कार्यों में महंगी वस्तुओं की खरीदारी में हमें परिशुद्ध एवं यथार्थ मापन की आवश्यकता होती है। वैज्ञानिकों तथा औषधि निर्माताओं के लिए भी रसायनों और औषधियों की द्रव्यमान को यथार्थता से मापने की आवश्यकता पड़ती है। तो आपने देखा होगा जैसे कोई भी रसायन बनता है तो उसमें कोई भी पदार्थ जो है एक निश्चित अनुपात में और निश्चित मात्रा में होते हैं ना, उनका द्रव्यमान जो है निश्चित होता है एकदम से। तो यदि हम उनसे जो है अधिक या कम कर देंगे तो क्या हो सकता है, हमको जो है हानि हो सकती है ना। तो वहाँ पर जो है हमको जो है एकदम से शुद्ध मापन की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा जो है हम देखते हैं कि कई चीज़ें जो होती है, जैसे कि अगर हम जो है किसी यंत्र की बात करते हैं, है ना, कोई यंत्र की बात करते हैं, किसी यंत्र की बात करते हैं, तो कई जो मशीनें हैं या फिर जितने भी जो यंत्र हैं उनके पार्ट्स को देखे होंगे, उनके पुर्जे को देखे होंगे, वो जो है अलग अलग स्थानों पर क्या होते हैं, बनते हैं। और यदि उस स्थिति में अलग अलग स्थानों पर बनते हैं, यदि उनका शुद्धता से मापन करके जो है उन पार्ट्स को नहीं बनाया गया, तो क्या उस पार्ट को जो है लगाया जा सकता है, जो यंत्र बन रहा है उसमें नहीं लगाया जा सकता, है ना। इसी कारण से जो है हमको जो है एकदम से जो है शुद्ध मापन की क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है ना। समझ में आ रहा है ना। जैसे कि आप साधारण उदाहरण ही देख लो, आपका जब घर बनता है तो घर में हम जो है क्या लगाते हैं, खिड़की लगाते हैं। क्या लगाते हैं,
खिड़की की आवश्यकता पड़ती है, हम खिड़की लगाते हैं, दरवाजे लगाते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, लगाते हैं। तो लगाते हैं तो हमको जो है शुद्ध मापन की आवश्यकता पड़ती है ना। आप मापते हैं कि कितना जो है, कितना लंबाई कितना चौड़ाई चाहिए खिड़की का, दरवाजे का, ऐसा। यदि जो है घर बनने के बाद जो है आप जो है क्या किए हैं, उसका जो है अच्छे से मापन नहीं किए हैं, तो क्या आप लगा पाएंगे क्या? नहीं, आपके सामने जो है समस्या जो है उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है ना। इसी कारण से हमको जो है शुद्ध मापन की क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। ओके। और शुद्ध मापन क्या हम जो है सामान्य ऐसे ही जो है ऐसा जो है अनुमान लगा कर सकते हैं क्या? नहीं। शुद्ध मापन जो है, शुद्ध मापन करने के लिए जो है ना, हमको जो है कुछ ऐसे विशेष उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है जो क्या करता हो, उस चीज़ को जो है, उसको जो है किस चीज़ को, जिसको हम मापना चाहते हैं उसको क्या करता हो, शुद्धतापूर्वक जो है उस राशि को माप सकता हो। हमको ऐसी जो है उपकरण की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। जैसे कि उदाहरण के रूप में देखते हैं, जैसे कि हम दूरी को मापना चाहते हैं, तो दूरी को मापने के लिए हम जो है मीटर स्केल का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? मीटर स्केल का, ठीक है ना। लेकिन जो है हमको अलग अलग चीज़ों को मापने के लिए अलग अलग चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि दूरी को जो है हम शुद्ध रूप में मीटर स्केल में माप सकते हैं, किंतु क्या मोटाई को जो है हम इसमें जो है शुद्ध रूप में जो है मीटर स्केल की सहायता से माप सकते हैं क्या? नहीं माप सकते। तो मोटाई को जो है हम शुद्ध रूप में जो है नहीं माप सकते। इसके लिए जो है हमको जो है स्क्रू गेज की आवश्यकता पड़ती है। स्क्रू गेज जैसे उपकरण की क्या होती है, आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। इससे हमको क्या पता चलता है? इससे हमको पता चलता है कि हमको जो है अलग अलग चीज़ों की मापन करने के लिए, है ना, अलग अलग राशियों को मापने के लिए जो है हमको जो है अलग अलग उपकरण की क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? तो ताकि जो है, और हम ऐसे जो है उपकरणों का उपयोग क्यों करते हैं? ताकि हम जो है क्या कर सके, हम जो है जो त्रुटियां जो हैं, है ना, मतलब उनकी जो है अशुद्धियों से, जो है मापन की अशुद्धियों से हम बच सके, मापन को जो है शुद्ध तरीके से कर सके। इस कारण से हमको जो है ऐसे जो है विशेष उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। हम अलग अलग चीज़ों के लिए बहुत सारे अलग अलग जो है मापन के जो उपकरण हैं उनका उपयोग हम करते हैं। समझ में आया? तो मापन की शुद्धता क्या होती है? मापन की शुद्धता, है ना, मतलब किसी भी चीज़ को जो है उनको मापने के लिए जो उपकरण बना हुआ है, जो यथार्थता पूर्वक उसको जो है वास्तविक रूप में शुद्ध रूप में माप सकता है, तो उनके उपकरणों का जो है क्या करना, उपयोग करना। और उपयोग के आधार पर उनको जो है किसी चीज़ को जो है शुद्धता पूर्वक मापन करना ही क्या कहलाता है, किसी चीज़ को जो है मापना क्या कहलाता है, शुद्धता पूर्वक मापन। ओके, समझ में आया? उसके बाद हम आगे देखते हैं। यहाँ तक समझ गए होंगे हमको जो है शुद्धता पूर्वक मापन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। उसके बाद हम दूरी समय ग्राफ देखेंगे। क्या पढ़ेंगे? दूरी समय ग्राफ, ठीक है ना। तो दूरी समय आप जो है ग्राफ देखे होंगे। ग्राफ आप जो है अभी जो है पत्ती का जब हम उपयोग किए थे मापने के लिए, क्षेत्रफल मापने के लिए, है ना, तब भी हम ग्राफ पेपर का यूज किए थे। आप ग्राफ देखे होंगे कैसा होता है ग्राफ, है ना। तो जो ग्राफ जो होता है वो किसी भी चीज़ को जो है सरल तरीके से समझाने में क्या होता है, हमारे लिए जो है कारगर जो है साबित होता है ना। जैसे कि यहाँ पर देखिए कि कोई एक कार है ना, एक कार है, वो कार क्या कर रही है, कोई कार जो है गति कर रही है। वो जीरो समय में जो है 0 किलोमीटर क्या होती है, जाती है। 1 मिनट में 1 किलोमीटर, 2 मिनट में 2 किलोमीटर, 3 मिनट में 3 किलोमीटर और 4 मिनट में 4 किलोमीटर, 5 मिनट में 5 किलोमीटर ऐसे जाती है। इसका मतलब यह है कि वो हर 1 मिनट में हर 1 किलोमीटर को क्या कर रही है, तय कर रही है। तो इसका जो है हम ग्राफ के द्वारा हम इसको कैसे दर्शाएंगे, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो है आपको क्या करने की आवश्यकता होती है, जब भी आप ग्राफ दर्शाते हैं तो सबसे पहले आपको आवश्यकता होती है कि आप जो है ग्राफ में हमेशा 2 अक्ष होता है। एक जो होता है ये वाला एक अक्ष हो गया, एक अक्ष ले लिए हम इसको, और ये वाला जो है इस साइड को हम जो है क्या ले लिए, इसको हम वाई अक्ष ले लिए। क्या ले लिए? वाई अक्ष। 2 अक्ष हो गए। और ये जो रहता है बीच का जो है, इस बिंदु को जो बोलते हैं जीरो वाला को, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। ओके। उसके बाद जो है हमको क्या चीज़ की आवश्यकता होती है, सबसे पहले जो है हम देखते हैं कि हम किस किस चीज़ को जो है कहाँ कहाँ जो है दर्शाना चाहते हैं। जैसे कि हम जो है समय को हम ये जो है एक अक्ष है, इस साइड जाएंगे तो ये क्या है, एक अक्ष है। तो एक अक्ष में जो है हम समय को दर्शाना चाहते हैं, इसलिए हम क्या कर दिए, यहाँ पर समय लिख दिए। वाई अक्ष में हम दूरी को दर्शाना चाहते हैं, इस कारण से जो है दूरी को लिख दिए, ठीक है ना। उसके बाद हम देखेंगे इनके जो खाने हैं, इनकी जो खाना है ना, ये जो देखिए
ये जो है 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर ऐसा, ये जो खाने हैं इनको क्या कर देते हैं हम, डिसाइड कर देते हैं कि कितना खाना बराबर कितना, ठीक है ना। तो इधर हम पैमाना तय कर देते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर, देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मिनट, ये हम तय कर दिए 1 मिनट होगा। उसी प्रकार से इस साइड हम तय कर देते हैं, इस साइड कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा, 1 सेंटीमीटर बराबर होगा 1 किलोमीटर, कितना होगा 1 किलोमीटर। ये हम क्या कर दिए, पैमाना तय कर दिए। उसके आधार पर जो है हम धीरे धीरे क्या कर दिए, यहाँ पर जो है इस साइड बढ़ते हुए जो है समय के अनुसार, मिनट के अनुसार हम लिख देते हैं 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट ऐसा। उसके बाद इस साइड भी क्या कर देते हैं 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट ऐसा लिख देते हैं, ओके। उसके बाद हम देखते हैं ये सब लिख लिए, तो हम जो है इसमें जो है हम क्या कर लिए, पैमाना जो है अंकित कर लिए। इस साइड समय है, इस साइड समय है और इस साइड क्या है, दूरी है, ओके। पैमाना तय कर लिए। अब हम देखते हैं उसके बाद जो है हम पैमाना को जो है क्या करते हैं, इसमें जो है बिंदु के रूप में अंकित करते हैं कितना कितना दूरी चली। देखिए यहाँ पर 0 में जो है 0 समय में 0 किलोमीटर दूरी तय किया था ये कार जो है ना। उसके बाद 1 मिनट में जो है 1 किलोमीटर तय की, 2 मिनट में 2 किलोमीटर और 3 मिनट में 3 किलोमीटर ऐसा। तो चलिए हम भी कर देते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, ये 0 में जो है जीरो थी कार जो है। अब कार जो है 1 मिनट में कितना दूरी तय करती है, 1 किलोमीटर। तो देखिए 1 मिनट में जो है यहाँ पर पहुँचेगी, है ना, 1 मिनट में यहाँ पर पहुँचेगी। चूँकि यहाँ पर भी देखिए 1 है, यहाँ पर भी 1 है, मतलब 1 मिनट में कितना किलोमीटर पहुँच रही है, 1 मिनट में 1 किलोमीटर पहुँच रही है। इसको आप बिंदु में जो है ऐसा बिंदु के रूप में दर्शा दो, ये हो गया यहाँ पर। उसके बाद दूसरे मिनट में जो है वो कार जो है 2 मिनट में जो है, इधर देखिए 2 मिनट में इधर जो है 2 मिनट में 2 किलोमीटर की दूरी क्या कर रही, तय कर रही है। तो दोनों साइड से जो है जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर जो है बिंदु डाल दीजिए, ये हो गया दूसरा बिंदु। तीसरे मिनट में जो है वो 3 मिनट में, है ना, 3 मिनट में 3 किलोमीटर की दूरी अपना रही है, मतलब तय कर रही है। तो दोनों जो है, दोनों का जो रेखा जो है कहाँ पर मिलते हैं, इनको देख लीजिए, यहाँ पर मिलते हैं ना। ये जो है, ये जो बिंदु है ये दर्शाता है, इधर 3 किलोमीटर दूरी को दर्शाता है और इधर 3 मिनट समय को दर्शाता है ना बिंदु। उसके बाद चौथे मिनट में वो जो है 4 किलोमीटर की दूरी तय कर रही। तो चौथा मिनट यहाँ पर है, 4 किलोमीटर यहाँ पर है और 4 मिनट यहाँ पर है। तो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा कौन से बिंदु कहाँ पर आएगी, यहाँ पर आएगी। और 5वें मिनट में वो जो है 5 मिनट में जो है 5 किलोमीटर की दूरी को कहाँ पर तय कर रही है, यहाँ पर कर रही है, ठीक है ना। 5 मिनट में जो है वो 5 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। अब ये जो बिंदु हमको प्राप्त होता है ना, ये जो बिंदु हमको प्राप्त होता है, इस बिंदु को हम क्या करते हैं, इन सभी बिंदुओं को आपस में जो है मिला देते हैं। ये जो मूल बिंदु है 0 से इनको ऐसा जो है क्या कर देते हैं, ऐसा यहाँ से इनको ऐसा मिला देते हैं। तो मिलाते हैं तो हम देखते हैं कि हमको यहाँ पर एक जो है सरल रेखा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, सरल रेखा। इसका मतलब यह हुआ कि वो जो कार जो है वो समान समय में जो है समान दूरी को क्या कर रही है, तय कर रही है, ठीक है ना। इसी कारण से जो है मतलब उनकी जो चाल जो है ना वो क्या है, नियत है। क्या है, नियत है, मतलब समान समय में जो है समान दूरी को क्या कर रही है, वो तय कर रही है। इसी कारण से तो ग्राफ में जब भी सरल रेखा प्राप्त होता है समय दूरी ग्राफ में, इसका मतलब है जो भी चीज़ें वहाँ पर चल रही है ना, गति कर रही है, वो क्या कर रही है, वो जो है समान समय में जो है समान दूरी को क्या कर रही है, तय कर रही है। देखिए 1 मिनट में जो है 1 किलोमीटर तय की, 2 मिनट में 2 किलोमीटर, 3 मिनट में 3 किलोमीटर ऐसा चल रही है ना कार जो है। इसी कारण से हमको क्या प्राप्त हो रही है, यहाँ पर सरल रेखा प्राप्त हो रही है, ओके। इसका मतलब ये है इनका जो चाल जो है वो क्या है, इनका चाल जो है वो, ये जो है इनका चाल जो है वो क्या है, नियत है। वस्तु का चाल क्या है, नियत है, मतलब किसी भी जो है समय के सापेक्ष इनका चाल बदल नहीं रहा है, बल्कि जो है क्या हो रहा है, ये जो है समान समय में जो है समान दूरी को क्या कर रही है, तय कर रही है, ओके। इस प्रकार से जो है आप क्या कर सकते हैं, समय दूरी ग्राफ जो है बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं देख लिया आपने, ठीक है ना, समझ गए। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, समय दूरी ग्राफ के द्वारा जो है आप क्या कर सकते हैं, ग्राफ के द्वारा समय दूरी जो है, समय दूरी के आधार पर आप जो है ऐसा ग्राफ बना सकते हैं, दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो समय दूरी ग्राफ क्या होता है समझ गए। उसके बाद आगे जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, है ना। आप आशा करते हो आप लोग क्या कर लिए होंगे, समझ लिए होंगे।
और नहीं समझते हैं तो वीडियो को बार बार देखिए, और फिर भी समझ में नहीं आता तो बुक को खोल करके देखिए, उसमें पढ़िए, उदाहरण के द्वारा बढ़िया समझाया गया है ना। और उसके बाद भी यदि समझ में नहीं आता है तो आप स्कूल में, यदि डाउट है आपको तो स्कूल में आकर के आप अपना डाउट क्लियर कीजिए। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।